Good morning all of you. Now here the chapter of class 8 chapter 1 crop production and management. आज हम इसका आखिरी पार्ट लेकर आए हैं, मे बी ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे आज इरिगेशन पर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पर, हार्वेस्टिंग पर एंड स्टोरेज पर. दीज लास्ट 4 स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. And you know very well why we need irrigation and why we need water. You know very well all living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, mineral and fertilizers are also absorbed. Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. तो यहाँ पर वाटर के बारे में इंपॉर्टेंस बताया कि हर लिविंग बीइंग के लिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम हो चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है. तो क्रॉप प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पहलू है इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, कि क्रॉप्स को प्लांट्स को सिंचाई की क्यों जरूरत होती है, ठीक है. तो लगभग 90% वाटर जो है, ठीक है, 90% वाटर कंटेन करती है प्लांट्स. कोई भी नियरली 90% वाटर का कंटेंट होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए. तो वाटर के साथ साथ कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी प्लांट्स को सप्लाई होते हैं ऊपर की तरफ. अंडरस्टैंड. एंड नाउ हियर इरिगेशन, 2 टाइप्स के इरिगेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. पहला है ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक तरीके जो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे. एंड नाउ द सेकेंड मॉडर्न मेथड, यानी आधुनिक तरीका क्या हो सकता है सिंचाई करने का, ठीक है. इसके बाद सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या हैं, कि प्लांट्स को सिंचाई करने के क्या क्या सोर्सेस है हमारे पास. तो मैंने यहां पर मेंशन किया है सोर्स ऑफ इरिगेशन: वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो दीज आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि ये सोर्स हैं इरिगेशन के. अब देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड. तो ट्रेडिशनल मेथड में मैं 1 बाय 1 आपके सामने इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या है. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में लिखा था वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional methods are. तो इन मेथड्स के बारे में बताया कि जो वेल्स और ट्यूबवेल्स और कैनल्स का जो पानी होता है वो ह्यूमन या कैटल का मतलब पालतू पशु, उनके द्वारा हम इनको वाटर को कैरी करते हैं और इनको प्लांट्स को देते हैं. जैसे सबसे पहले लिखा है मोट, ठीक है. तो मोट को पुली सिस्टम भी कहा जाता है बेटा. ये इमेज आपको दिख रहा होगा, पुली का मतलब खींचना होता है, ठीक है. तो वो देखिए एक किसान जो है ए नंबर की इमेज पर, ठीक है, चेन से पानी खींच रहा है, ठीक है, एक पुली बना हुआ है राउंड राउंड, उससे पानी खींच रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, उसको खेतों पे डाल रहा है. नाउ दूसरी इमेज देखिए आप, चेन पंप, ठीक है. चेन पंप का मतलब बेटा पंप जो चेन है, ठीक है, चेन से पानी निकालकर पंप में डाला जा रहा है, ठीक है. तो अब देखिए ये सब ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने जमाने में यूज किए जाते हैं. आपको इमेज में दिख रहा होगा किस टाइप से सिंचाई की जा रही है. एंड तीसरा डेकली एंड चौथा रहट. ये 4 ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में हमको बताया गया है. यहां पर रहट में क्या होता है बेटा, कैटल्स होते हैं जो कि राउंड राउंड घूमते हैं, ठीक है. आपको एक कैटल दिख रहा होगा, यहां पर गाय दिख रही है या बैल जो भी है, ठीक है. वो राउंड राउंड घूमने के साथ साथ क्या होता है, पानी निकालते जाता है और ऑटोमेटिकली खेत में वो पानी डलता जाता है. तो ये सब थे ट्रेडिशनल मेथड. नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. अब मॉडर्न मेथड्स क्या हो सकते हैं, यानी आधुनिक तरीके जिनमें हम मशीनों का यूज करते हैं, ठीक है. तो यहां पर लिखा है कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज. देखिए इकोनॉमिकली का मतलब ये है बेटा कि ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है इनमें, ठीक है. मशीनों का यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं और उसके द्वारा इरिगेशन करते हैं. सबसे पहला यहां पर मैंने मेंशन किया स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर, ठीक है, छिड़काव बोलते हैं इसको, ठीक है. कि स्प्रिंकलर क्या होता है, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, देखना यहां पर इमेज में स्प्रिंकलर सिस्टम लगा है और कुएं से पंप के द्वारा पानी निकल रहा है और वो पंप जो है खेतों के बीच से निकाले गए हैं पाइप्स कुछ, और उन पाइप्स में बेटा ऊपर करके एक छेद बनाया जाता है जिससे पानी चारों तरफ बराबर अमाउंट में निकलता है. देखिए क्या लिखा है इसके स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में. This system is more useful on the uneven and where sufficient water is not available. ये वहां के लिए है जहां पर प्लेस अनइवन है और सफिशियंट वाटर नहीं होता.
हमको कम पानी में ही सारे खेतों में सिंचाई करनी होती है, तो इसके लिए लिखा है कि द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, कि टॉप में, ये पाइप के टॉप में बेटा यहां पर एक नोजल लगाया जाता है कि जो कि रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है। तो जब रोटेट करता है तो वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में चारों तरफ स्प्रिंग होते हैं यानी छिड़कते हैं। नाउ आर द जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये रेगुलर इंटरवल्स में लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर ये नोजल्स लगाए जाते हैं। एंड नाउ व्हेन water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि रेगुलर इंटरवल पर लगे होते हैं और जब पानी प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है तो वो जो नोजल्स हैं वो नोजल्स उनको रेगुलर इंटरवल पर वो जो नोजल्स लगे होते हैं वो फसल्स को पानी आसानी से देते हैं। ये उस टाइप से प्रोसेस है जिस टाइप से बरसात होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको इमेज में आपने देख लिया है। नाउ द सेकंड ड्रिप सिस्टम, ड्रिप यानी बूंद, ठीक है, कि पानी बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। अनदर इमेज, कुछ आपको स्प्रिंकलर जैसा ही इमेज दिख रहा होगा बट ये उससे अलग है, ठीक है। ये इमेज आप दिख रहे हैं स्प्रिंकलर में जैसा इमेज है वैसा ही कुछ इमेज है बट थोड़ा सा अलग है ड्रिप सिस्टम में। देखिए क्या लिखा है कि इन द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, कि जब जो प्लांट से उसके रूट में हम पाइप के द्वारा बूंद बाय बूंद पानी छोड़ते हैं, इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग fruit plant, garden and trees. Water is not wasted at all. It is boon in region where availability of water is poor, कि जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है वहां हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब खरपतवार। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खरपतवार क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉपिंग प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं। तो उन प्लांट्स को कैसे हटाया जाए, तो मैं इसकी भी इमेज आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक किसान जो है कुछ स्प्रे कर रहा है खेतों के अंदर, कि क्या स्प्रे कर रहा है, उसको वीडिसाइड बोलते हैं। वीडिसाइड का मतलब होता है बेटा कि वीड्स को खत्म करने वाली दवाई होती है, उसको वीडिसाइड बोलते हैं। तो ये वीडिसाइड जो है वो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर देती, खत्म कर देती है। देखिए लिखा है कि बूजो एंड पहेली वांट टू a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plant, कि वो देखते हैं कि wheat के प्लांट के साथ कुछ अदर प्लांट्स भी ग्रो कर गए हैं। now have these other plants been planted purposely, तो पूछते हैं कि क्या ये प्लांट्स पर्पसली लगाए गए हैं, ठीक है। now in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop, these undesirable plants are called weeds। ये undesirable plants होते हैं, unwanted plants होते हैं जिनको हम weeds बोलते हैं, ठीक है। the removal of weeds is called weeding, कि weeds को remove करने की जो प्रोसेस है वो weeding कहलाती है। and weeding is necessary since weeds complete with a crop plant for water, nutrient, space and light, कि इनको भी वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट मिल रहा है और ये प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं। Thus they affect the growth of the crop, और जब ये प्लांट के साथ ग्रो करते हैं तो ये क्रॉप को अफेक्टेड करते हैं, क्रॉप पर एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नाउ some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, कि कुछ वीड्स के बारे में इन्होंने बोला कि वो हार्वेस्टिंग को इंटरफेयर कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कुछ वीड्स जो होते हैं इतने खतरनाक होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए या तो फिर एनिमल्स के लिए जो पॉइजन का काम करते हैं। तो ये था वीड्स। और आपने बोला कि यहां पर नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए कि वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो आपको इमेज में दिखा कि एक किसान जो वीडिसाइड का यूज कर रहा है, यानी किसके लिए, अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। ये डिफरेंट तरीके से किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको दो मेथड्स बताए हैं हार्वेस्टिंग के, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ठीक है। थ्रेसिंग ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है एंड विनोइंग का मतलब बेटा हवा में हम अनाज को नीचे गिराते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। आप पेज नंबर 11 पर देखेंगे कि
हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में जिक्र किया गया है कि आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विथ ग्रेन fills the heart of farmers with joy and a sense of well being। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आफ्टर 3 और 4 मंथ लगातार मेहनत करने के बाद किसानों के लिए वो दिन आता है जब वो फसलों की कटाई करते हैं, तो उसको वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में एंजॉय करते हैं। नाउ द स्टोरेज द मेन प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप तो प्रोडक्शन कर लिया हमने, बहुत सारा क्रॉप हो गया हमारे पास, अब उसको स्टोरेज कैसे किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टोरेज। अब स्टोरेज के अपने देखिए, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हम काफी टाइम तक इनको रखते हैं तो काफी ज्यादा समय रखने के साथ इनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसानों को फेस करनी पड़ती है। तो हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज एक मेन प्रॉब्लम है, तो उससे कैसे निजात पाया जाता है उसके बारे में लिखा है कि हार्वेस्ट ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, इफ फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम unfit for use or for germination, hence before sorting them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। कि जो हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उनमें मॉइस्चर होता है, तो इनको स्टोर करने से पहले इस मॉइस्चर को खत्म करना पड़ता है, जिसके लिए हमको इसको ड्राई करने की जरूरत होती है। वो भी हम कहां पर ड्राई करते हैं, सनलाइट में ड्राई करते हैं। एंड नाउ दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जब ये फसल ड्राई हो जाते हैं बेटा, तो ये किनसे रक्षा कर रहे हैं, फंजाई से, बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फसल को बचा लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ इमेज आपको दिखा रहा हूं जहां पर स्टोरेज के लिए कुछ बना है, जैसे लिखा है कि सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कि कुछ सिलोस बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं यहां पर स्टोरेज करने के लिए। एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गैनी बैग्स इन ग्यारहवीं। देखिए, दो इमेज आपको दिख रही है, एक में बड़े बड़े टैंक्स में रखे गए हैं और एक में अनाज के गोदाम में इन ग्रेन्स को रखा गया है। तो हमको इन चीजों को प्रोटेक्शन करके रखना पड़ता है कि इन पर कीड़े ना लगे, चूहे ना लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, या बैक्टीरिया ना लगे, फंजाई ना हो। ठीक है, तो एक मेन प्रॉब्लम है जिससे हर किसान को बचना चाहिए। एंड नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स के लिए क्या क्या फूड्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बारे में है, तो लिखा है कि मेक फ्रॉम एनिमल्स, की एनिमल्स से कौन कौन से फूड हमको मिल रहे हैं। तो मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीटेड इट। जैसे मिल्क हमको किससे मिल रहा है बेटा, काऊ से, बफेलो से, सी गॉट से, सी कैमल से। तो ये उन फूड्स के बारे में हमको लिस्टिंग करनी है यहां पर जो हमको एनिमल से मिल रहा है, और इसके लिए हमको एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत होती है, जिसके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। देखिए, लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, कि जो लोग कोस्टल एरियाज पर रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके लिए फिश एक मेजर डाइट होती है। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एटसेट्रा। सिमिलरली एनिमल reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. And एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन होता है, कि हम पशुओं को रेयर करते हैं। क्यों रेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको उनसे कुछ चाहिए होता है। लाइक जैसे हमने शीप रेयर किया, तो शीप से हमको क्या मिलता था, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, शीप से हमको वूल मिल रहा है, मीट मिल रहा है। ठीक है, हमने काऊ को रेयर किया, तो काऊ से क्या मिल रहा है, हमको मिल्क मिल रहा है। बफेलो से क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है। गॉट से क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है। तो दीज एनिमल्स आर प्रोवाइडिंग फूड फॉर अस, सो इनको हम क्या बोल सकते हैं, फूड फ्रॉम एनिमल। तो आपको टेबल पे उन फूड्स की लिस्टिंग करनी है जिनसे हमको क्या मिल रहा है, उन एनिमल्स की लिस्टिंग करनी है जिनसे हमें फूड मिल रहा है, और किस एनिमल से क्या फूड मिल रहा है उसके बारे में है। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि कुछ फूड्स हमको प्लांट से मिल रहे हैं,
ठीक है। तो इसमें हमको क्या, इस टेबल पे क्या मेंशन करना है, उन फूड्स के बारे में जो हमको एनिमल से मिल रहे हैं। आपका ये चैप्टर यहाँ पर हुआ क्लोज। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच।